29 नवंबर 2010 राजीव दीक्षित चंडीगढ़ में एक स्पीच देके वापस निकलते हैं। कुछ देर बाद रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो फ्रेश फील करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, लेकिन हालत खराब होने की वजह से वो वहां बेहोश हो जाते हैं। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। काफी देर तक राजीव दीक्षित का इलाज चलता है, लेकिन उनकी तबीयत नहीं संभलती, जिसकी वजह से उन्हें एम्स हॉस्पिटल ले जाने को कहा जाता है। लेकिन एम्स ले जाने से पहले ही 30 नवंबर 2010 की रात लगभग 1 बजे उनको हार्ट अटैक आने की वजह से मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। ये खबर पूरे देश को इस सवाल के साथ टूटा हुआ छोड़ देती है कि जो इंसान ये दावा करता था कि पिछले 20 सालों से वो बीमार नहीं हुआ, जो अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जुकाम ठीक कर देता था, उसकी अचानक हार्ट अटैक से कैसे मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि राजीव दीक्षित को काफी चाहने वाले तो थे ही, लेकिन उनके दुश्मन भी बहुत थे, क्योंकि उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान को बढ़ावा देना था। इसी वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों, सरकारी कर्मचारी, पॉलिटिकल पार्टीज के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और उनसे दुश्मनी पाल ली। यहाँ तक कि माना जाता है कि बाबा रामदेव और उनकी टीम भी राजीव दीक्षित से जलने लगी थी, क्योंकि राजीव दीक्षित उस टाइम स्वदेशी और आयुर्वेद के सबसे बड़े ब्रांड बन चुके थे। तो क्या थी राजीव दीक्षित के पीछे की पूरी कहानी? उनके मौत के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या ये उनके दुश्मनों द्वारा एक प्लान मर्डर था? चलिए 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। ये बचपन से बेहद बुद्धिमान और पढ़ने लिखने के शौकीन थे। उस दौर में वो 500 से 1000 रुपए मैगजीन्स और अखबार खरीदने में लगा देते थे और उसे पढ़ते थे। फिरोजाबाद से 12वीं पास करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने एमटेक IIT कानपुर से किया और उसके बाद उन्होंने फ्रांस से PhD भी किया। दोस्तों, इतने अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के बाद कोई आम इंसान अक्सर बड़ी कंपनी में ऊंची पोजीशन हासिल करने में लग जाता है। आलीशान बंगले बनाता है, महंगी गाड़ियां लेता है, प्लेन में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है और पार्टियां करता है। लेकिन राजीव दीक्षित कुछ अलग ही थे। उन्होंने साधारण से कपड़े पहनकर एक झोला लटकाकर अपनी सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। चलिए राजीव दीक्षित की बोली हुई कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जिसके कारण पब्लिक में उनका नाम आना शुरू हो गया। जब राजीव दीक्षित इलाहाबाद से बीटेक कर रहे थे, उसी दौरान भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें बहुत लोग हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सो गए थे। राजीव दीक्षित ने इस पर अपनी आवाज उठाई कि ऐसी कंपनीज को भारत से भगाना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि अमेरिकन का ये एक परीक्षण था भारतीयों पर। एक बार अमिताभ बच्चन ने राजीव दीक्षित को बताया कि उन्होंने पेप्सी पीना और उसका ऐड देना बंद कर दिया था, क्योंकि पेप्सी पी के उनकी आंतें खराब हो गई थी। यहाँ तक कि राजीव जी ने कोक और पेप्सी को तेजाब का दर्जा दिया था, जिसकी वजह से इन कंपनीज की सेल्स काफी गिर गई थी। राजीव दीक्षित कहते थे कि ममता बनर्जी बीफ खाती हैं, और इसी वजह से ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को ये धमकी दी कि अगर आप पश्चिम बंगाल में बीफ को बैन करवाते हो तो मैं आपकी सरकार गिरवा दूंगी। अब इस स्टेज तक लोग राजीव दीक्षित का नाम जानने लगे, लेकिन उन्होंने अपना नाम कमाया कैसे, आइए वो देखते हैं। दोस्तों, एक बारी राजीव दीक्षित कनाडा में इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे, तो ऑर्गेनाइजर ने उन्हें बोला कि आप हिंदी में स्पीच दें। राजीव दीक्षित ने बोला कि यहाँ कोई हिंदी समझेगा नहीं, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला कि यहाँ सबके पास ट्रांसलेटर है, आप हिंदी में ही बोले। उसके बाद उन्होंने बाकी देशों के एजुकेशन सिस्टम का पता लगाया और तब उन्हें पता चला कि सब देशों में उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि फिर भारत में ही क्यों इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। इसी वजह से उनका पहला आंदोलन इसी बात पे चला कि हिंदी भाषा को एजुकेशन सिस्टम में महत्व दिया जाए। ये बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सब तो इंग्लैंड जाने वाले नहीं है। एक बार एक विदेशी कंपनी के खिलाफ आंदोलन के दौरान राजीव दीक्षित को अरेस्ट किया गया और उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया। वहां उन्होंने देखा कि कैदियों की तलाशी के लिए उनके कपड़े उतारे जाते थे, जो कि उन्हें अपमानित लगा। जब उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत ये सब होता है, तो उन्हें बताया जाता है कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, जो कि भारतीयों को अपमानित करने के लिए बनाया गया था, और वो अब भी इस जेल में लागू हो रहा है। और इस कानून के खिलाफ भी राजीव दीक्षित ने जोरदार आवाज उठाई थी। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि राजीव दीक्षित के अंदर स्वदेशी की चिंगारी जम के थी। उसके पीछे का एक मेजर रीजन ये है कि उनकी नजर जब विदेशी कंपनियों पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि ये कंपनीज भारत में घटिया माल बनाकर इंडियंस को बेचती हैं और फिर पूरा मुनाफा भारत से कमाकर अपने देश में ले जाती हैं। इसलिए उन्होंने भारतीयों को स्वदेशी चीजें अपनाने के लिए जागरूक किया। इनका बोलना बहुत अच्छा था, इनकी प्रेजेंटेशन से लोग बहुत इंस्पायर होते थे और इन्होंने लगभग 12,000 से भी ज्यादा प्रेजेंटेशंस दी थी। यहाँ तक कि इन्होंने अपने देश की कंपनियों के नाम के पर्चे भी बंटवाए, जिससे भारतीयों को ये पता चले कि कौन सी कंपनी भारतीय है और कौन नहीं। यहाँ आते आते ये नाम राजीव दीक्षित अपने आप में एक ब्रांड बन चुका था और इनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में हो गई थी, इसलिए सब इन्हें प्यार से राजीव भाई बुलाने लगे। जिस समय राजीव दीक्षित पूरे देश पे क्रांति ला रहे थे, उसी समय एक और इंसान देश में अवेयरनेस फैला रहा था, और वो थे बाबा रामदेव। इन दोनों के विचार मिलते थे, स्वदेशी, नेचुरल और आयुर्वेदा को देश में बढ़ावा देना। और बाबा रामदेव को ये पता था कि राजीव दीक्षित की पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ रही है,
इतनी कि वो उन्हें यूज करके अपना पतंजलि का बिजनेस ग्रो कर सके। उन्होंने सोचा होगा कि राजीव दीक्षित के साथ जुड़ के उनकी इमेज तो बढ़ेगी ही, साथ में उनका बिजनेस इनडायरेक्टली ग्रो भी करेगा। इसलिए साल 1999 में ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे और उसके ठीक 10 साल बाद साल 2009 में इन्होंने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का मेन मोटिव था भारत से करप्शन हटाना तथा आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देना। दोस्तों, इस वक्त सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि राजीव दीक्षित कुछ ही महीनों बाद इस दुनिया से जाने वाले हैं। ये बात है 29 नवंबर 2010 की। राजीव दीक्षित चंडीगढ़ के दुर्ग जिले में एक स्पीच देने आते हैं। इधर स्पीच देने के बाद वो कार में बैठकर एक और व्यक्ति दया सागर के साथ दूसरी जगह स्पीच देने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उन्हें पसीना आने लगता है। ये देखते दया सागर ने उनसे पूछा कि आप ठीक तो हैं? तो राजीव दीक्षित बोलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लगता है मेरे सीने में गैस चढ़ गई है, मैं अगर टॉयलेट जाऊंगा तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। ये कह के उन्होंने कार को रुकवाया और पास के टॉयलेट में चले गए। लगभग आधे घंटे बीत जाते हैं और अभी तक राजीव दीक्षित बाहर नहीं आते। उन्हें फोन लगाया जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बार बार ट्राई करने के बाद आखिर में दया सागर खुद वहां जाकर देखते हैं और वो राजीव दीक्षित को वहां बेहोश पाते हैं। उन पर पानी छिड़क के उन्हें होश में लाया जाता है और दया सागर उन्हें फौरन हॉस्पिटल जाने को बोलते हैं, लेकिन राजीव भाई एलोपैथी इलाज के लिए सख्त मना कर देते हैं। कुछ देर बाद राजीव जी की तबीयत फिर से बिगड़ने लग जाती है और उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ 4 से 5 डॉक्टर्स की टीम उन्हें आईसीयू में रखकर उनकी देखभाल करती है। फिर भी उनकी तबीयत नहीं संभलती और इसलिए उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाने को बोला जाता है। लेकिन इससे पहले कि उन्हें शिफ्ट कराया जाता, 30 नवंबर 2010 की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच में राजीव दीक्षित की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु की वजह हार्ट अटैक बताई जाती है। आज लगभग 14 साल बीत चुके हैं इस घटना को और अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि जब उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी तो अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया और उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया और उनके मरने के बाद उनका चेहरा काला और होंठ नीले क्यों पड़ गए थे, जो कि सिर्फ जहर खाने के बाद होते हैं। आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली एक बात सामने आई थी कि यशदेव शास्त्री, जो कि पतंजलि का एक मेंबर था, वो रामदेव को कहता था कि राजीव दीक्षित को ज्यादा टीवी पर ना दिखाया जाए क्योंकि लोग राजीव दीक्षित की पॉपुलैरिटी की वजह से आपको कम देखेंगे, जो कि आपकी लाइमलाइट छीन लेगा। और ये भी पता चला है कि पतंजलि में यशदेव के साथ साथ और भी लोग राजीव दीक्षित से चिढ़ने लगे थे और इन सब ने एक ग्रुप बना लिया था जिससे ये सब एक हो गए थे। और ये इनकी डेथ से कुछ महीनों पहले की ही बात है, तो हो सकता है कि इन्होंने ही राजीव भाई को मरवा दिया हो। दोस्तों, मेरे ख्याल में राजीव दीक्षित का मर्डर हुआ है क्योंकि आप खुद ही सोचो, जिस इंसान ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, एमएनसी के खिलाफ चर्चा करी और बाबा रामदेव की एक पूरी टीम उनके खिलाफ थी, तो उनके कितने दुश्मन होंगे। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।